अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये डॉक्टर शबाना की कहानी है जिसका ताल्लुक़ गुजरात शहर से है। शबाना मुझे कहती है कॉल करके कि इफ्तिखार भाई, इस वक्त मैं एक बड़ी मुसीबत का शिकार हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, ज़हनी अज़ियत में हूँ और मेरे सामने एक पेपर पड़ा है। इस पेपर पे मेरे शौहर की कुछ झूठी सच्ची शराइत हैं, एक तरह का माफ़ीनामा है। मुझे बताएं कि क्या मैं इस पेपर को साइन करूं या ना करूं। दोस्तों, मैंने शबाना से कहा बेटा मुझे क्या पता इस पे क्या लिखा हुआ है। तो कहती इफ्तिखार भाई मैं आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ, फिर आपने मुझे बताना है और आपने लोगों से ही पूछना है कि मैं क्या करूँ। दोस्तों, कहानी ये है कि शबाना का ताल्लुक़ गुजरात से और गुजरात शहर से इसके वालिद साहब का प्रॉपर्टी का काम और मौरूसी जो ज़मीनें थी YBG की काश्तकारी की वो भी थी। और माशाल्लाह वेल ऑफ लोग एक बड़े घर में रहते थे। इस बच्ची ने बड़े अच्छे तरीके से तालीम हासिल की, टॉपर थी और MBBS कर गई। जब ये MBBS के आखिरी साल में थी तो एक रिश्ता आया। इसके वालिद साहब के कोई दोस्त थे और उनका बेटा था, वो भी इत्तेफाक से डॉक्टर था और 3 साल पहले उसने MBBS पास किया था। उम्रों का कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था, फैमिली अच्छी थी उनकी भी, इन्होंने देखे भाले लोग थे आपस में। डॉक्टर यासिर के साथ इसका निकाह कर दिया गया इस बात पर कि जी 2 साल के बाद रुखसती हो जाएगी। शबाना कहती है मैं निकाह के बाद जब भी यासिर को कॉल करती थी, कहती यासिर को तो तौफीक नहीं होती थी कि वो मुझे कॉल करे, लेकिन मैं जब भी कॉल करती थी तो वो ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता था और कोई ना कोई बहाना बना देता था कि जी पेशेंट चेक कर रहा हूँ, सोने लगा हूँ, ड्यूटी करके आया हूँ। तो मैं भी फ़ोन बंद कर दिया करती थी। कहती हालांकि मैं उससे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रही थी। मेरा ये ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी जो है जिसके साथ भी गुज़रे, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान लें और हम ये भी जान लें कि हमने एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी उस तरह से नहीं करनी कि सामने वाला मजबूर हो जाए, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए। तो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती थी अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो यासिर करता नहीं था। कहती मैं उस वक्त का इंतज़ार करती रही कि जब यासिर का कुछ मूड अच्छा हो और वो बात करने के मूड में हो, सुनने के मूड में हो, तो मैं उससे कुछ डिस्कस करूं। तो यासिर ने जब लिफ्ट नहीं कराई तो कहती अक्सर मैं ना कोई दवाइयाँ पूछने के लिए कोई सिम्टम्स बता के ना मतलब बीमारियों के, और मैं दवाई पूछ लिया करती थी। इसी बहाने मैं को 8-10 मिनट उससे गुफ्तगू कर लेती थी, लेकिन उस सारी गुफ्तगू के अंदर जब भी हम कोई अपनी बात करने लगते तो उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाया करता था। कहती जी 2 साल जब होने वाले हुए तो हमारे वालिदैन गए, तारीख़ तय हो गई। जब तारीख़ तय हुई है तो तैयारियां शुरू हो गई शादी की। कहती मैं परेशान थी कि यासिर के साथ मेरी जो गुफ्तगू है वो इतनी नामुकम्मल और ऐसी गुफ्तगू है कि हम साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि यासिर ने कभी भी नरम लहजे में तो बात करता था, लेकिन वो जो एक अपनायत होती है, मैं उसके निकाह में थी, कोई ऐसी बात नहीं थी और हम कभी मिले भी नहीं थे। शबाना कहती है जी कि मैंने तैयारी शुरू कर दी, सब चीज़ें ऑर्डर हो गई और जेवर ख़रीदा गया, ढोलकियाँ बजनी शुरू हो गई। तो कहती निकाह से 3 दिन पहले मुझे यासिर की कॉल आई और यासिर ने मुझे कहा कि शबाना मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी इस बात को समझोगी। तो वो कहती जी, मैंने कहा हाँ बताएं। तो यासिर ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैं बड़ी माज़रत के साथ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो शबाना कहती है मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है यासिर। तो मैं कहा क्या कह रहे हैं यासिर आप? तो उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं बहुत माज़रत के साथ तुम्हें ये बता रहा हूँ और तुमसे मैं वादा ले रहा हूँ
कि मैं जो बात तुम्हें बताऊंगा वजह शादी ना करने की, तुम किसी से डिस्कस नहीं करोगी। तो कहती मैंने कहा हाँ मुझे बताएं। कहती है परेशान हो गई, कार्ड बट गए हैं, हॉल बुक हो चुका है, जेवर बन गया है, कपड़े सिल गए, जहेज़ आ गया। तो कहती यासिर ने मुझे कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं शादी करूँ। और कहती जो उसने मेडिकली जो वर्ड इस्तेमाल किया था उसका मतलब यही था कि एक नाकारा मर्द हूँ मैं और मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। कहती उसने कह के फ़ोन काट दिया। मैं बड़ी तकलीफ़ में चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शादी सर पे है, डेट रखी गई है, सब तैयारियां मुकम्मल हैं और यासिर ने ऐसी बात कर दी। कहती जी मैं आई हूँ और मैंने आके अपने वालिदैन को कहा कि यासिर की कॉल आई है और वो कहता है जी कि वो बारात नहीं लाएगा और शादी नहीं होगी। मेरे वालिदैन कहती बड़े परेशान हुए, उन्होंने पूछा क्यों। तो अब मैंने वो बात इसलिए नहीं बताई जो यासिर ने मुझसे की थी, वादा लिया था कि तुमने किसी को बताना नहीं है कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाह रहा। तो कहती मेरे वालिदैन ने फ़ोन किया, उनके घर गए और जब घर से वो लौटे हैं कुछ 6-7 घंटे के बाद यासिर के, तो उनके हाथ में एक तलाकनामा था और उसके घर वालों ने ये बताया कि जी कि यासिर साहब ये तलाकनामा आपके लिए दे गए हैं और कहाँ चला गया। कहती हमें नहीं पता, उसके सारे नंबर बंद हैं, उसके दोस्तों से पूछ लिया, किसी को नहीं पता कि यासिर कहाँ है। कहती बहुत ढूंढवाया, उम्मीद थी कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन वो शादी की डेट भी गुजर गई, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया और मुझे घर बैठे तलाक हो गई। कहती मैंने तकरीबन 6 महीने तो किसी से बात ही नहीं की, कमरे में ख़ुद को बंद रखा और कभी यासिर को कोसती थी, कभी दुआएं देती थी कि शायद उसकी बड़ी जेन्युइन मजबूरी थी, लेकिन मेरे माथे पर तलाक याफ्ता का स्टिकर लग गया था। कहती इफ्तिखार भाई बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मा ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं दोबारा से एनर्जेटिक हुई, डिप्रेशन से निकली और मैंने जॉब शुरू कर दी। कहती मैंने हाउस जॉब कंप्लीट की। हाउस जॉब के बाद कहती मैं तय कर चुकी थी कि मैंने शादी नहीं करनी और मेरा दिल टूट चुका था। कहती एक दिन अब्बा जी आते हैं और आके बताते हैं कि जी एक रिश्ता आया है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, इस्लामाबाद में उनका घर है बहुत बड़ा और पीछे उनकी ज़मीनें हैं और मैंने तो लड़का देख लिया है, इटली में लड़का होता है और उसके होटल हैं अपने ज़ाती और बड़े अच्छे लोग हैं। लड़के ने बीए के बाद शेफ़ का कोर्स कर रखा है और कहती जब मेरी अम्मी ने मुझसे बात की तो मैंने कहा अम्मी मैंने शादी नहीं करनी। कहती अम्मी पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, इस माशरे को जानती है तू, कल क्या क्या करेगी, हम कब तक ज़िंदा रहेंगे और तेरी भाभियाँ या तेरे भाई कब तक तुझे घर में बर्दाश्त करेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। कहती मेरी अम्मी ने कुछ मेरी सहेलियों को बीच में डाला। मेरी एक सहेली थी अमारा, उसको वो बेचारी रोज़ आ जाती थी। खैर करते करते मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप ज़रा तसल्ली कर लें। तो मेरे घर वालों ने कहा जी कि गांव वाला घर उनका बन रहा है और इस्लामाबाद वाले घर के अंदर वो ब्याह के लेके जाएंगे। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि उन्होंने पूछा नहीं कि तलाक क्यों हुई थी। कहते नहीं, उन्होंने कहा जी ठीक है बच्ची को तलाक हुई भी है, हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि आप वो सारी तकलीफ़ दोहराएं, हमें इस बात से क्या गर्ज है और तलाक भी एक शरई रास्ता है ना, जो लड़के ने या आपने इख्तियार किया तो हमें उस पर कुछ पूछना नहीं है। कहती ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जी तलाक क्यों हुई है और पूछना नहीं चाह रहे, इसका मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ एक ये बात थी। तो कहती मैंने हाँ कर दी। अब जी डॉक्टर शबाना की शादी की तैयारियां हुई और शादी हो गई। दोपहर की शादी थी, इन्होंने बड़ा अच्छा खाना किया, अरेंजमेंट किया और उसके बाद रुखसती होकर डॉक्टर शबाना जो है वो इस्लामाबाद चली गई। कहती हम मगरिब के बाद पहुँचे और जिस कोठी में कहती हम गए हैं वहाँ कोई लाइटिंग वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर शादी है। कहती जब मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया तो वहाँ भी कोई डेकोरेशन नहीं थी, होता ना सेज सजती और इस तरह। कहती बड़ी हैरान हुई
एक साफ़ सुथरा सा घर था और इतना साफ़ सुथरा था कि मेरे सास ससुर और जो मेरी नंदे थी उनके कपड़ों से या उनके मिजाज से वो मैच नहीं हो रहा था। अजीब सी उनकी बोली थी, अजीब से उनके पहनावा था। और उसके बाद मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया और कहते मेरे मियाँ आए हैं। आके उन्होंने मुझे सलामी में अंगूठी दी है। अंगूठी देने के बाद उन्होंने पहला सवाल ये किया कि तुम्हें तलाक क्यों हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि हम आज के दिन इस पे बात नहीं करते, 1-2 दिन गुजर जाएं तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी। उसने कहा नहीं मुझे अभी जानना है, मुझे बताओ कि तुम्हारी पहले निकाह कहाँ हुआ था और तलाक क्यों हुई थी। कहती उसका ताहिर नाम था। कहती मैंने कहा ताहिर आपको ये सारी बातें ना मेरे साथ निकाह करने से पहले पूछनी चाहिए थी। आपके घर वालों ने कहा हमें कुछ नहीं जानना, तो आप क्यों कर रहे हैं। उसने कहा जी मेरे घर वालों को नहीं जानना, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे जानना है कि तुम्हें तलाक क्यों हुई थी। कहती मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे था और उसके बाद एक दिन अचानक से उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और मुझे तलाक दे के बाहर चला गया। कहती मैंने वो पोर्शन नहीं बताया कि उसने मुझे फ़ोन पर जो कहा था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूँ किसी औरत के साथ। मेरे शौहर ने कहा नहीं ये तो बड़ी कच्ची सी गल है, ये हो ही नहीं सकता और तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। कहती मैंने अपने शौहर से कहा कि देखो जो बात थी मैंने तुम्हें बता दी है और यही बात थी। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कोई शख्स बगैर बात के तुम्हें तलाक दे दे। कहता अच्छा मुझे ये बताओ जब तुम्हारा निकाह हो गया था उससे कितने साल रहा। मैंने कहा जी 2 साल। उसने कहा उस 2 साल में तुम उससे मुलाकातें कितनी की। डॉक्टर शिवाना कहती है जी कि मैंने इसको बताया कि मैं उससे कभी नहीं मिली और कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं उससे मिलती। उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो। शिवाना कहती है मैंने उससे कहा कि मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो उसके निकाह में थी और मैं मिलती तो ये मेरा शरई हक था, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ मैं मसरूफ़ इतनी थी अपने जॉब के अंदर मामलात में कि मेरी डॉक्टर यासिर से मेरे साहब शौहर से कभी मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा नहीं तुम मुझसे मिली होगी और तुमने अकेले में तन्हाई में टाइम स्पेंड किया होगा और यकीनन उसके दौरान कोई ऐसी बात हुई होगी, तुम्हारी कोई खामी उसको पता लगी होगी जिसकी वजह से उसने तुम्हें डाइवोर्स कर दिया। कहती है मैं उसकी शक्ल देख रही थी, उसका लहजा बड़ा अजीब गंदा सा था। ताहिर का पढ़ा लिखा वो बिल्कुल नहीं लगता था, BA पास, और मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है जो कह रहा है कि मेरे इतने रेस्टोरेंट हैं इटली के अंदर और बड़ी इज्जत है और फला। कहती किसी भी तरह वो जो गुफ्तगू कर रहा था उसमें अदब नाम की, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी और गैरत नाम की भी नहीं थी, जो उसने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि तुम जो मुझसे मिली हो वो लम्हात मुझे बताओ कि तुमने कैसे स्पेंड की उसके साथ। और मैं उसको ये बता रही थी कि मेरी कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। कहती मैंने जब उससे कहा ना कि देखो वो मेरा शौहर था, अगर मैं उससे मिली भी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शेयर क्यों करूँ। कहती मैंने जान छुड़ाने के लिए तंग आके कहा तो उसने तो बड़ी मोटी सी गाली दी मुझे। उसने कहा देखा मैं तुझे कहा था ना कि तू झूठ बोल रही है और तू उससे मिलती रही है। तो मैंने उसे कहा कि शर्म करें, आप मुझे गाली दे रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है। आज हमारी शादी की पहली रात है और आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप कहाँ के इंसान हैं, कोई अदब कोई तमीज़ कोई लिहाज है आपको। कहती मैंने इतनी बात की है। उस बंदे ने बाकायदा तौर मेरे कहता जूड़ा बना हुआ था बालों का और उसने बाकायदा तौर पे उसको मुझे झंझोड़ा है और झंझोड़ने के बाद मुझे बेड पे धक्का दिया और बाहर चला गया। कहती मैं शदीद तकलीफ़ में आ गई, शादी की पहली रात, और मैं इस तरह से इस सवाल और जवाब से इस मुकदमे से गुजरने के बाद अकेली तन्हा। कहती मुझे नहीं पता इफ्तिखार भी मुझे कब नींद आ गई। सुबह को मैं उठी हूँ, मेरी सास और नंदे आ गई। उन्होंने कहा जी कि क्या हुआ है, हमारा भाई कमरे से बाहर सोया है और तूने पहले दिन आते ही अपना रूप दिखा दिया। कहती मेरी सास का और मेरी नंदों का लहजा और अल्फाज का चुनाव बिल्कुल
वही था जो मेरे शौहर का था। मतलब तमीज़ उनको छू कर नहीं गुजरी थी। और वो इस कदर बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी मेरी सास और मेरी नंदें। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पहले दिन की जो दुल्हन है, अभी शाम को वलीमा है, लेकिन उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। कहती जी कि मैंने उनसे कहा कि मैं इस सब पर बात करूँगी और आपने अगर पूछना है तो अपने बेटे से पूछें। उन्होंने कहा तू तो बदतमीज़ी बहुत है, कमरे से बाहर चली गई। कहती उसके बाद वलीमा हुआ, शाम को मेरे घर वाले आए और उनके साथ को बहुत अच्छा रवैया नहीं किया गया। कहती ये बड़ी छोटी सी बातें मुझे लग रही थी। और जब वलीमा ख़त्म हुआ तो मेरे घर वाले लेकर मुझे गुजरात आ गए। और जब दूल्हा मियाँ से कहा गया कि साथ चलो तो उसने कहा नहीं जी हमारी यहाँ रस्म नहीं, हम साथ नहीं जाते। कहती ताहिर नहीं आया। मुझे सारे रास्ते मेरी अम्मा पूछती रही कि हुआ क्या है, कोई मसला लग रहा है, इन लोगों का मूड ठीक नहीं था, इन लोगों ने सही इतना डील नहीं किया। मैंने कहा नहीं अम्मा कुछ नहीं। खैर कहती मैं गुजरात आ गई। 4 दिन के बाद मुकलावा था। मुकलावे के अंदर भी कुछ बहसें हुई, बहुत सारे ज़्यादा लोग लेकर आए और अम्मा को भी अजीब तरीके से उन्होंने डील किया। कहती मुकलावा हुआ, मुझे लेकर इस्लामाबाद चले गए। मुकलावे के बाद गुजरात से ये सारे लोग गांव चले गए और मैं और मेरे मियाँ इस्लामाबाद आ गए। कहती है मैं जब किचन में गई हूँ तो किचन के अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब मसाले नहीं थे, घी नहीं था और एक पैकेट था तेल का, एक अलग से पड़ा हुआ था पत्ती का डब्बा, चीनी का एक पैकेट था, चंद बर्तन थे। कहती वो किसी भी तरह एक ऐसे घर का किचन नहीं था जहाँ पर 7-8 लोग रहते हैं और खाना पकता है और चूल्हा जलता हो। कहती कि मैंने अपने शौहर से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, किचन के अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं इस्तेमाल की। उसने कहा कि इसी में गुजारा कर जो करना है, क्योंकि मैंने तो चले जाना है। तो मैंने उससे कहा तो ये घर फिर कैसे चलेगा तुम्हारे बाद भी? उसने कहा तूने यहाँ नहीं रहना मेरे बाद, तूने रहना है अपनी माँ के घर जब तक मैं तुझे बुला नहीं लेता इटली। कहती है बड़ा हैरान हुई। तो एक दिन कहते मेरा मियाँ कहीं गया हुआ था तो बेल हुई है, एक साहब आए हैं। कहती जी मैंने जाके गेट पे देखा। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी कि किराया लेने के लिए आया हूँ मैं और मैं हाशमी साहब का मैनेजर हूँ। मैं कहा जी हाशमी साहब कौन है? तो उन्होंने कहा जी इस कोठी के मालिक हैं, तो किराया दे दें। कहती मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर जब आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी, वैसे आप फ़ोन पे रब्ता कर लें। कहते हम तो 4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। खैर शाम को मियाँ आए, मैंने उससे पूछा कि आपका घर है ये? उसने कहा हाँ हमारा घर है। तो कहती मैंने कहा फिर वो हाशमी साहब आए थे, मतलब हाशमी साहब का मैनेजर आया था और वो गलती से शायद आ गया, आपने इस कोठी का किराया नहीं दिया। मुझे कहता तू मुझे तंज कर रही है और अगर तुझे एक बात पता लग गई है तो तूने इसका मजाक उड़ाया मेरा। मतलब उसने मुझको ब्लेम किया और ठीक ठाक बकवास की और कमरे में चला गया मेरे। कहती जब मैं कमरे में गई तो मैंने जाके देखा तो मेरा पर्स खोल रहा था और उसके अंदर जो सलामियाँ हुई थी मेरी, जो कि कहती लाखों में थी, कहते वो सारे लिफाफे निकाल के नोट सीधे कर रहा था। जब मैं कमरे में गई तो मैंने उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? कहते कोठी का किराया नहीं देना, पैसे तेरे किस काम देने? डॉक्टर शबाना कहती है कि मैंने ताहिर से कहा कि ताहिर खुदा का खौफ करो, हमारी शादी की इब्तिदा तुमने एक अजीब सी बहस से की और अब एक नई बात मुझे पता चल रही है कि ये घर हमारा नहीं है। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि इटली में मेरे पास बड़े बड़े घर हैं तो मुझे यहाँ की ज़रूरत नहीं है, मैंने किराए पे ली थी और मैंने झूठ बोला था, वरना लोग रिश्ता नहीं करते और ये कोई ऐसी बात नहीं है, तुम इसको दिल पे ना लो। उसने पैसे इकट्ठे किए और जाके घर से बाहर चला गया, मतलब वो किराया देने के लिए चला गया। कहती हैं बड़ा हैरान थी कि ये कैसा बिजनेसमैन है जिसके रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरह का शेयर। कहती मैंने जाने दिया इस बात को। कहती जब इसकी जाने की बारी आई तो इसने कहा जी मैं तुम्हें गुजरात तुम्हारी अम्मी के घर उतार देता हूँ, क्योंकि गांव में हमारी कोठी बन रही है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ नहीं रह सकोगी, तो मैं फिर तुम्हें वहीं से इटली बुला लूँगा। कहती मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, हम गुजरात गए हैं, मैं घर के आगे
सामान उतार के मैं अंदर गई हूँ, अम्मी अब्बा से मिली हूँ और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अभी ताहिर साहब अंदर दाखिल होंगे। जब 4-5 मिनट नहीं आए, हम बाहर आए हैं, तो मेरे 4 बैग उठा के वहाँ रख के और वो जा चुके थे। कहती मैंने कॉल की तो उसने कहा जी कि वो ड्राइवर ने जाना था, जो मैंने गाड़ी टैक्सी ली थी, मेरी फ़्लाइट का टाइम पहले का था, मैंने गलत पड़ी थी उसकी टाइमिंग। कहते जी मैं तो लाहौर एयरपोर्ट पे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ से फ़्लाइट है। अस्सलाम वालेकुम जी। कहता मेरे वालिदैन ने, मैंने ख़ुद इस बात का बहुत बुरा मनाया लेकिन खामोश हो गए। क्या करते, मतलब वो शख्स वलीमे के बाद मेरे वालिदैन से मिला ही नहीं और अब घर भी छोड़ने आया तो बाहर से चला गया। कहती कोई बात नहीं, मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, 8-10 दिन फ़ोन नहीं आया। मैंने जब फ़ोन करना उसने कहना मसरूफ़ हूँ, फिर बात होगी, मैसेज कर देना। मैं उसको यही ज़ोर देती रही कि तुम मुझे इटली कब बुला रहे हो। कहते जी इसी चक्कर के अंदर 2 साल गुजर गए। 2 साल में मेरी ससुराल से ना किसी ने रब्ता किया। मैं फ़ोन कर लेती थी अपने सास ससुर को और तो वो बात कर लेते थे, किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मेरे शौहर का भी बहुत कम मुझसे रब्ता होता था। फिर एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी टिकट करा दी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, वो सारी मतलब एम्बेसी हो आई, सब कुछ हो गया, डेट मिल गई, इसका इटली का काम हो गया। ये मिलानो चलेगी इटली अपने शौहर के पास। कहती जब मैं वहाँ गई हूँ इफ्तिखार भाई, 1 कमरा और एक छोटा सा ड्राइंग रूम और वहाँ टीवी लगा हुआ और एक किचन छोटा सा। कहती ये उसका घर था और वहाँ रिसीव करने के लिए हमारी कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जो इसके दोस्तों की बीवियाँ थी। उन्होंने खाना खुना पका रखा था मेरे रिसेप्शन के लिए, थोड़ा सा घर को भी सजा रखा था। कहती उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनमें से इन्हीं के एक दोस्त की बीवी ने मुझे कहा कि डॉक्टर आप वाकई डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर है? मैंने कहा नहीं, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। तो कहती उसने कहा कैसी बात है कि आपका मियाँ एक कुक है एक होटल में और इसकी किस्मत देखो कि उसको MBBS डॉक्टर मिल गई। कहती तब मुझे ये पता चला कि मेरा मियाँ कोई होटलों का मालिक नहीं है और सिर्फ एक कुक है। कहती जब वो लोग चले गए, रात को मैंने अपने शौहर से पूछा, मैंने कहा ताहिर आप तो कह रहे थे कि आपके रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर? तो कहता हाँ हैं। तो कहता ये घर नहीं, ये घर मैंने खुद छोटा सा रखा हुआ है क्योंकि यहाँ घर ऐसे ही होते हैं साइज़। कहती मैं घर की बात नहीं कर रही, मुझे आपके दोस्त की बीवी ने फलां ने मुझे बताया कि आप तो सिर्फ एक कुक हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, आपकी कोई होटल नहीं है। कहती उसने मुझे बदतमीज़ी शुरू कर दी, गालियाँ दी। उसने कहा हाँ हूँ और ये तूने कुरेदा है, तूने मेरी तफ्तीश करने की कोशिश की है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे मेरी बात में यकीन करना चाहिए था। तलाक याफ्ता ना हो तो मुतलका। उसने उस दिन के बाद मुझे मुतलका कहना शुरू कर दिया। अब इटली जा के बजाय ज़िंदगी में खुशियाँ आने के, रौनक आने के, रोमांस आने के, दिन रात का ताना आ गया जी। मुतलका कहते हैं तलाक याफ्ता को। कहती मैं सोच रही थी कि इन चीज़ों को मैं हिकमत के साथ, जहानत के साथ, बर्दाश्त के साथ सॉल्व कर लूँगी, इसलिए मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी या जो मुनासिब रिएक्शन ही बनता है कहती मैं वो नहीं दे रही थी। शबाना कहती है एक दिन सुबह को मैंने अपना नाश्ता बनाया, ये सो रहा था और मैंने 1 कप दूध लिया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती और 2 अंडे मैंने बॉयल किए। तो मैं वो खा रही थी तो ये उठ के आया और उसने आके कहा कि आज के बाद तुमने अगर दूध पीना है ना और इस तरह की याशियाँ करनी है, 2-2 अंडे खाने हैं, तो फिर तुम पाकिस्तान अपने बाप के पास चली जाओ और खाने के अंदर घी कम डाला करो, हीटिंग सर्दियों में कम चलानी है। मतलब इस तरह की कथगनें लगानी शुरू कर दी कि कहती मुझे लगा कि ये तो बड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। कहती इफ्तिखार भाई कौन कहता है कि मक्खन ना इस्तेमाल करो या दूध इस्तेमाल ना करो और 2 के बजाय 1 अंडा खाओ। कहती ये नहायत छोटी बात थी मेरे ख़ानदान के लिए या किसी भी ख़ानदान के लिए कि आप किसी को, ख़ास तौर पर अपनी बीवी को खाने से मना करें। कहती मैं बड़ी परेशान हुई लेकिन मैंने इस बात को भी सह लिया। उसके बाद कहती कुछ दिन गुजरे हैं, उस शख्स ने फिर वही बहस शुरू कर दी, तो मैं तलाक क्यों हुई थी, असल वजह बताओ।
और क्या तुम उससे मिलती थी कि नहीं मिलती थी। कहती एक अजाब था, तकरीबन मैं 16 महीने उसके साथ इटली में रही, ना वो मुझे लेकर गया घुमाने फिराने, ना उसने मुझे कोई शॉपिंग कराई। जब मैंने कहा कपड़े चाहिए तो उसने कहा जी जहेज़ के इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे, वो सूट पहनो। कहती इफ्तिखार भाई उसने 1 रुपया नहीं खर्चा। और एक दिन जब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीद से कर दिया, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे स्ट्रिप ला दो, मैंने टेस्ट करना है अपना। तो मेरे शौहर का कहना ये था कि तू डॉक्टर है, तेनों नहीं पता स्ट्रिप दे पैसे कादे लाने, तेनों नहीं पता जी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए तो मुझे एहसास हुआ है, लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए कोई पैमाना चाहिए ना। कहती पहले उसने कम से कम 4 दिन यही बहस लगाई। 4 दिन के बाद वो स्ट्रिप लेकर आया और वो स्ट्रिप जितने भी यूरो की थी उसने उसकी पर्ची मेरे आगे रख दी और मुझे कहता कि अपने बाप से ही यूरो मंगवा के दे मुझे, ये तूने फजूल का ख़र्चा करवाया मेरा। कहती मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया ये सोच के कि ये वक्ती तौर पे कह रहा है और मैंने कौन से मंगा देने। कहती मैंने जब टेस्ट किया तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी हरी कर दी थी। कहती कि एक अजीब सा तासुर था मेरे जहन पे और मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी और एक और तरह की तवक्को कर रही थी अपने शौहर से कि ये जब इसने सुना है तो इसकी सोच बदलेगी, इसका लहजा बदलेगा। कहती कुछ भी नहीं हुआ। कहती मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी सुनाई है। तो कहता जी कि उसने कहा जी कि फ़ौरन तू पाकिस्तान जाएगी और वहीं डिलीवरी होगी, यहाँ मैं नहीं कर सकता तेरा ख़र्चा, ना मैं तुझे बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही तेरी खिदमत हो सकती है यहाँ पर। कहती मैंने उसको बड़ी कोशिश की है समझाने की। कहती जी जिस दिन ये ख़बर मैंने अपने शौहर को सुनाई है, तीसरे दिन उसने ये कह कर कि तू पाकिस्तान जा और वहाँ जो है ना कम ख़र्चा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, मुझे पाकिस्तान भेज दी। कहती मैं बड़ी हैरान थी, बड़ी परेशान थी कि ये शख्स कैसा शख्स है और ये क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहा है मेरे साथ। कहती कि मैं पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान आई, अपने माँ बाप के घर में थी, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। कहती इफ्तिखार भाई मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला को क्या मंजूर था और शायद वो डिप्रेशन था जो बहुत ज़्यादा मुझे शौहर की तरफ से था। कहती जी मेरा मिसकैरेज हो गया, ये ख़बर इसको मिली, ये फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान आया और इसने आके वो फजीते किए, वो लड़ाई की है कि तूने एहतियात नहीं की होगी, तूने वज़न उठाया होगा और तुझे शर्म आनी चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें। कहती 3 महीने रहा, मेरी माँ के घर आके रहता था, मेरे बाप की गाड़ी इस्तेमाल करता था, खाता पीता था, फिर गांव ले जाता था गाड़ी अपने, और इसने उस दौरान भी 1 रुपया नहीं खर्चा। कहती कि ताहिर 3 महीने हम इकट्ठे रहे, ताहिर वापस चला गया और मेरे घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि अब इसका लहजा या इसकी तबीयत कुछ बदलेगी, क्योंकि वो गाड़ी भी इस्तेमाल करता रहा और अब्बा जी से उसने लाखों रुपए मतलब ये कह के ले लिए कि जी मेरे जो कार्ड है वो चल नहीं रहा और मैं इटली से जाके पैसे भेज दूंगा। अब्बा ने दिए भी इसलिए कि यार ये ठंडा रहे और किसी तरह से हमारी बेटी को खुश रखे। कहती वो चला गया। उसके जाने के ठीक कोई 7वें या 6ठे दिन कहती मैंने अपना टेस्ट करवाया है तो फिर खुशखबरी थी। कहती मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने शुरू से ही बड़ी एहतियात शुरू कर दी और मैंने अपने मियाँ को बताया तो फ़ोन में मुझे कहता है कि मुतलका हुन एनू फिर ज़ाया कर दी, मतलब इसको फिर दोबारा ज़ाया कर देना। कहती हालांकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। कहती मैं बड़ी तकलीफ़ में जी रही थी और इस शख्स का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा था। मेरे अब्बा पैसे खर्च रहे थे, वही हॉस्पिटल लेके आते थे, वही मेरा चेकअप कराते थे और अल्टीमेटली करते करते अल्लाह ताला ने एक बेटी दी। जब बेटी हुई है और मैंने इसको फ़ोन किया है, मैंने कहा अल्लाह ताला ने हमें चांद सी बेटी दी है और अल्लाह का शुक्र है। कहते शुक्र तो इंज अदा करें जिमें मुंडा पैदा किया सू। मैंने कहा क्या? कहता हाँ, एडा नहीं खुश होईदा
है तो खर्चा हैगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो मैंने उससे कहा कि चलो इसका नाम रखो। तो उसने कहा इसका नाम है खर्चा, और ये क्योंकि लड़की है तो इसका नाम है खर्ची। कहते इफ्तिखार भाई मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उसके बाद उसने हर फ़ोन पे मुझे मुतलका कहना और बेटी को खर्ची कहना। उसने मेरी बेटी का नाम तबस्सुम, हमने नाम रखा तबस्सुम, लेकिन उसने कभी नाम नहीं लिया। कहते हैं बहुत तकलीफ़ में चली गई। घर वाले यही कहते थे कि बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। कहती है अब मैंने जॉब शुरू की, अम्मा मेरी बेटी को संभालती थी और मैं जॉब करती थी। मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, बड़ी अच्छी इनकम शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद इसने मुझे फ़ोन किया, इसने बड़े तरीके सलीके से बात की। मैं हैरान कि आज बड़ा खुश है। तो कहता जी कि वो मेरी बहन है, उसकी डिलीवरी है, वो भी अपने हॉस्पिटल में करवाओ। कहती इफ्तिखार भाई मैंने अपनी नंद को अपने घर में रखा, 15 दिन वो रही, उसकी डिलीवरी, उसका सारा ख़र्चा, और क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था तो सिजेरियन था। कहती सारा ख़र्चा हमने किया, वो ख़र्चा ही मेरे अब्बा जी के घाटे फिट हो गया और मेरे मियाँ का मूड वहीं का वहीं। कहता जी कि एक दिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अपना रवैया ठीक कर ले और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और मैंने MBBS जब किया था तो मैंने कुछ सोचा था, कुछ ख्वाब देखे थे, मेरे वो सारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं। सिर्फ तेरी तरफ से मुझे मोहब्बत चाहिए बस, और मेरी किफ़ालत कर, मुझे बुला, मैं तेरे साथ वहाँ रहूँगी, मेरी वहाँ जॉब हो जाएगी, हम दोनों मिलके कमाएंगे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन अपने दिमाग में से सारी खुराफात, सारे शकूक निकाल दे। कहता उसने मुझे फिर वही तलाक याफ्ता कह के और वही बहस छेड़ के कि तुझे तलाक क्यों हुई थी, कोई ना कोई वजह होनी है, तो उन्हें मिलती होनी है, और फ़ोन काट दिया। कहती इफ्तिखार भाई मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई थी तो मुझे एक सहेली की कॉल आ गई और उसने मुझे कहा कि इस तरह मैं अपनी वालदा को लेकर आई हूँ हॉस्पिटल, तो तुम इसी हॉस्पिटल में होती हो ना? कहती मेरा ऑफ था लेकिन मैं फिर भी चली गई। कहती मैंने उसकी वालदा को देखा और ट्रीट किया, एमरजेंसी थी, उसको फ़र्स्ट एड मिल गई, वो बेहतर हो गई। तो जब उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता ही यासिर ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा हाँ यासिर ने दूसरी शादी कर ली, तो उसके तो एक बेटा भी हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि यासिर की शादी हो गई और एक बेटा? उसने कहा हाँ हमारे हमसाए में रहते हैं और फलां इस तरह की उसने कहानी सुनाई। कहती मैं बड़ी हैरान हुई, यासिर ने जो पहला शौहर था उसने तो मुझे ये कहा था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। कहती तब मैंने उसकी तफ्तीश कराई, हमारी एक मुश्तरका दोस्त थी, डॉक्टर थी, मैंने उससे बात की और उस लड़की ने मुझे सारी डिटेल बताई। उसने कहा दरअसल हुआ ये था, यासिर के घर में पहले से फटा चल रहा था, वो किसी से मोहब्बत करता था, घर वाले कह रहे थे यहाँ करना है क्योंकि आपके अब्बा के और यासिर के वालिद के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो यासिर ने उनके दबाव में आके निकाह तो कर लिया था, लेकिन रुखसती से पहले उसने डाइवोर्स कर दिया और वो भाग गया था यहाँ से, मियाँ वाली या पत्नी कहाँ। फिर उसको पकड़ के लाए 6 महीने के बाद, उसको मनाया और उसकी शादी वहीं की जहाँ वो करना चाहता था। अब उसको एक बेटा हुआ है। कहती इफ्तिखार भाई जब मैंने ये बात सुनी है तो मैं शदीद डिप्रेशन में इसलिए चली गई कि ना यासिर ये हरकत करता। भाई तुझे मोहब्बत है, तू मुझसे निकाह ही ना करता। अब तूने मुझसे निकाह किया, 2 साल हमारा निकाह रहा, उसके बाद तू मुझसे झूठ बोलता है कि तू इस काबिल ही नहीं है कि तू शादी कर सके। और उसके बाद ये भी कहा कि मेरा ये राज रखना, और वो राज में छुपा छुपा के पेट में रख के फिरती रही और अपने माँ बाप तक को नहीं बताया। और अब जो है तूने इस तरह की बात कर दी। कहती मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को ही सारी बात बताती हूँ क्योंकि मैंने तो उससे छुपाया था। कहती मैंने फ़ोन किया ताहिर को, ताहिर ने कहा हाँ जी मुतलका की हाल है। मैंने कहा यार देखो हर वक्त बंदे का मजाक का मूड नहीं होता। कहती मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी, मुझे जो तलाक दी थी ना मेरे पहले शौहर ने। कहता हाँ उसकी वजह मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने कहा बताओ। वो कहती है कि मैंने उससे कहा कि मेरे पहले शौहर ने मुझे ये कहा था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, औरत के काबिल नहीं हूँ, तो मैं ये रिश्ता कायम नहीं रख सकूँगा, तो इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। कहते मेरे शौहर ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बकवास कर रही हैं, और अगर ऐसी बात ही तूने पहले क्यों नहीं बताई? तो कहती मैंने उसको पूरा किस्सा सुनाया कि अब मेरी सहेली मिली है
अब उसने बताया और अब उसकी औलाद हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसने मुझसे झूठ बोला था। कहती मेरा शौहर मुझे कहता है कि दरअसल बात ये नहीं है जो तू सुना रही है, बात ये है कि तू एक नया जाल लेकर आई है जिसमें मुझे फंसाना चाहती है, मेरा माइंड क्लियर करना चाहती है, और अब तो मुझे पक्का शक हो गया कि तू उससे मिली थी। अगर तू उससे नहीं मिली थी तो तू कैसे जानती है कि वो इस काबिल ही नहीं था। कहती मेरा इफ्तिखार भाई दिल किया कि मेरा शौहर मेरे सामने होता, मैं उसको गोली मार देती। इस कदर गंदी जहनीत का शख्स, मैं उसको बहसियत बीवी के अपनी एक एक बात शेयर करती हूँ उसके साथ, और वो हमेशा उसका गलत मतलब निकाल लेता है। इसका भी उसने गलत मतलब निकाल लिया। डॉक्टर शबाना कहती है मैंने बड़े गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैं रोती रही। कहती मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। कहती सुबह में उठी और मैं तैयारी कर रही थी हॉस्पिटल जाने की, तो मेरी शौहर की कॉल आई। तो कहती मैंने रिसीव नहीं की। दोबारा की। कहती मुझे गुस्सा था, मैंने रिसीव नहीं की। कहती जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा ऑडियो मैसेज था, और उस ऑडियो मैसेज में उसने पता नहीं क्या क्या बकवास कर रखी थी मेरे करैक्टर के बारे में। और एंड पे उसने मुझे कहा कि अब तूने हमारी जो बेटी है, जो खर्ची है, खर्ची का तूने DNA कराना और मुझे भेजना है, तब हमारा रिश्ता चलेगा, नहीं तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। कहती मैंने फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद उसने उठाया है। उसने मुझे कहा मुतलका, तो मेरे मुंह में जो आया। कहती मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की। मैं तंग आ चुकी थी, मैं भर गई थी। मैं एक औरत हूँ, मैं कुर्बानी दे रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं राज रख रही हूँ, कभी यासिर का कभी इसका। कहती मैं फट गई उस दिन इफ्तिखार साहब। कहती मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की और मैंने उसको शटअप कॉल दी और मैंने गुस्से में फ़ोन रख दिया। कहती शाम को मैं घर आई हूँ, मेरे अम्मी अब्बा सर पकड़ के बैठे हुए थे। उन्हें कहा कि तूने क्या किया है, तुझे शर्म आनी चाहिए थी, शौहर के साथ कोई ऐसे। मैं कहा माँ, मतलब तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मुझे इसके जुल्म सहते हुए और इसकी बकवास सुनते हुए, मैं कब तक सहूँगी। उन्हें कहा नहीं नहीं तू तो गलत कर रही है। अब वो कह रहा है जी कि मैंने इसको तलाक दे देनी है। तो मैंने कहा ठीक है दे दे तलाक। तो मेरे अब्बा ने कहा खुदा का खौफ कर, पहले एक तलाक हुई है, अब दूसरी तलाक होगी, लोग कहेंगे इसके अंदर खामी है। तो बेटा इस तरह ना कर, हम कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की और हम उनके गांव जाएंगे। मैंने कहा ख़बरदार कोई उनके गांव नहीं जाएगा। और ये कह के मैं कमरे में चली गई। डॉक्टर शबाना कहती है कि मेरे वालिदैन 3 दिन बहुत रोते रहे मेरे सामने, और वो दुआई देते रहे कि बेटा पहले एक तलाक हो चुकी है, अब दूसरी तलाक होगी, तो हम किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। यकीनन वो सोशल प्रेशर में आ रहे थे और उनकी इन बातों में मैं भी आ गई और मैं भी सोशल प्रेशर में आ गई, और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे तलाक का दूसरा धब्बा अपने माथे पे नहीं लगाना। कहती मेरे घर वाले गए, जब उनके गांव गए तो पता ही चला कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। एक पुराना सा टूटी सी हवेली है 1.5-2 कनाल की, वहीं जानवर बंधे हुए और वहीं कच्चे कच्चे कोठे और बरामदे हैं, और 3 रेस्टोरेंट के मालिकान के घर वाले ऐसे रह रहे थे ऐसे बेगैर मददगार हों, और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कहते जी मेरे वाले साहब ने 4-5 उनके गांव के चक्कर लगाए, मेरी वालदा को लेकर गए, अल्टीमेटली वहाँ के कुछ बासर लोगों को बीच में डाला, तब वो बात करने के लिए तैयार हुए। और जब बात हुई है तो उन्होंने एक पर्चा भेजा इफ्तिखार भाई, और वो मेरे सामने पड़ा हुआ, और मेरे वालिदैन का कहना है कि इसको साइन कर दे। मैंने कहा बेटा पर्चा क्या है? तो पर्चे में जो उसने मुझे बताया मेन चीज़ें ये थी कि डॉक्टर शबाना साइन करेगी, इस कागज़ पे इस पर लिखा हुआ है सारी गलती मेरी है और मैं एतराफ़ करती हूँ कि मेरा किरदार ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं सही रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे चलूँगी, अपने शौहर की लॉयल रहूँगी। अगले 1 महीने के अंदर मैं अपने बच्चे का DNA करवा के उसको भेजूँगी, और सारी गलती मेरी थी और मैं तमाम गलतियों पर गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। कहती है पर्चा मेरे सामने पड़ा हुआ है इफ्तिखार भाई, मेरे वालिदैन कहते हैं इसको साइन कर दो। और जब मैं ज़माने का सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे साइन कर देना चाहिए, लेकिन जब मैं डॉक्टर शबाना हो के सोचती हूँ, एक औरत
होके सोचती हूँ और अपनी राइट्स की बात सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे साइन नहीं करना चाहिए। कहती बड़ा तकलीफ़ दे वक्त है, पेन मेरे हाथ में, कागज़ स्टाम्प पेपर मेरे सामने, मुझे बताएं कि मैं इसको साइन करूं या ना करूं। दोस्तों मैंने शबाना से कहा कि बेटा ये बीज तो तकलीफ़ का उसी ने बो दिया था, यासिर ने, कि अगर तूने लव मैरिज करनी थी तो कम से कम यहाँ निकाह ना करता, और अगर निकाह किया तो फिर इसको निभाता। फिर एक झूठ बोला, वो झूठ तूने अपने शौहर से छुपाया। जब तूने उसको वो सच बताया तो उसने कहा तू झूठ बोल रही है। और शौहर का, मौजूदा शौहर का ये सोचना कि तू उससे मिली थी कि नहीं मिली थी, फिर ये झूठ बोलना कि कोठी अपनी है और पता लगा किराए की निकली। और रेस्टोरेंट की बात की तो वो रेस्टोरेंट भी उसके नहीं थे, और खाने पीने पे कदम लगानी। तो ये कमीना शख्स है बेटा, और ऐसे कमीने शख्स से जो इतना झूठा हो, इतना द्रोह और इतना शकी हो, जो इस तरह की शराइत बीवी के लिए रखता हो, उससे बेटा जान छुड़ा लेनी चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए बहुत रास्ते बनाएगा। तुम इस पेपर को कभी साइन मत करना और अल्लाह के घर से उम्मीद रखो। मैं तो तुम्हें कहूँगा कि उससे खुला लो और तुम पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि तुम MBBS हो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी, वहाँ जाओ, 2 3 4 साल रहो। उसके बाद इंशाल्लाह तुम देखना, तुम्हें अल्लाह ताला खुद एक अच्छा बर देगा। एक बड़ा कोई नेक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगा। दोस्तों शबाना ने मुझे कहा कि मैं भी साइन नहीं करना चाहती थी और आपने भी यही मशवरा दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार भाई, मैं अब इसको साइन नहीं करूँगी, मैं इससे खुला लूँगी। दोस्तों मैंने तो शबाना को ये मशवरा दे दिया, आप बताइए कि क्या मैंने शबाना को ठीक मशवरा दिया या गलत। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा जिस तरह आप पहले कमेंट्स करते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर में जाने से पहले मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं तो किसी खुफिया एजेंसी की तरह उनकी तफ्तीश किया करें। उसमें 2-4 चीज़ें ज़रूर देखें कि क्या वो शख्स इखलाकी तौर पे एक अच्छा आदमी है, दीन को जानता है, उसको ये पता है कि बीवी क्या ज़िम्मेदारी होती है, और जो जो उसने बता रखा है क्या वो सच बता रखा है। और ये ज़रूर जान लें कि क्या वो बहुत गुस्से वाला या झूठा शख्स तो नहीं है, या सिंपली ऐसा करें, एक असूल जान लें कि क्या वो आक़े दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इखलाकियात पर कारबंद है या नहीं है। और अगर हो तो आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता दे दीजिएगा, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। लेकिन तफ्तीश ज़रूर किया करें, पुछ लिया करो, चक्कर ला लिया करो, तफ्तीश कर लिया करो। तो जे कोई भैड़ी गल सामने आ जाए उन्होंने इग्नोर ना कराया करो कि चलो जी इंज तो फिर की होया। अपनी बेटियों के बर ढूंढने के लिए सर तोड़ कोशिश करें और तफ्तीश ज़रूर करें, अपनी सी पूरी कर लें, फिर उसके बाद आप उसके लिए दुआ भी करें और तकदीर के हवाले भी कर दें। लेकिन अल्लाह ने जो अक्ल शऊर दी है इससे सोचा करें। और अगर आपके बच्चे अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करना चाहते हैं तो उनको भी कंसीडर कर लिया करें, ताकि आपके घर खुशियों से भरे रहें। अल्लाह ताला सब की बेटियों को खुश रखे, राज़ी रखे, आबाद रखे। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।